हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एसी थ्रू प्योर इंडक्टर या फिर जिसे हम कहेंगे एसी इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टर वर्सेस इंडक्टर की। हमें पता है रेजिस्टर्स यानी ऐसे डिवाइसेस जो सिंपली अपोज करते हैं फ्लो ऑफ करंट को, बट रेजिस्टर और इंडक्टर ये दोनों चीज़ें सेम नहीं रहती है। इंडक्टर जो है ये भी अपोज करता है, लेकिन ये अपोज करता है चेंजेस इन करंट को। यहाँ पर दोस्तों आपको नोट करना है कि ये चेंजेस इन करंट को अपोज करता है, ना कि करंट को अपोज कर रहा है। ठीक है, तो हमें पता है इन केस ऑफ एसी यहाँ पर जनरली मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट कंटिन्यूसली चेंज होता है। तो इंडक्टर जो है ये स्पेशली हमारे एसी के चेंज इन करंट को यहाँ पर अपोज करेगा, और इसी चेंज इन करंट को अपोज करने की प्रॉपर्टी को ही कहा जाता है रिएक्टेंस। इसको रेजिस्टेंस नाम नहीं है, इसको हम रिएक्टेंस कहते हैं। और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो है इट इज़ मैथमेटिकली गिवन बाय वी एल इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। यहाँ पर वी एल यानी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है, एल यानी इंडक्टेंस की वैल्यू है हेनरी में, और डी आई बाई डी टी है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अब मूव करते हैं मेन टॉपिक यानी प्योरली इंडक्टिव सर्किट पे। अब यहाँ पर कंसिडर कीजिए कि एक इंडक्टर है और वो इंडक्टर हमने E इक्वल्स टू ई एम साइन ओमेगा टी इस सप्लाई वोल्टेज के अक्रॉस यहाँ पर लगाया है। यहाँ पर जो इंडक्टर हम कनेक्ट कर रहे हैं ये एक प्योर इंडक्टर है। इसका मतलब है इस इंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है, इसके लिए जो कंडक्टर इस्तेमाल किया है उसका रेजिस्टेंस जीरो है, यानी ये सिर्फ इंडक्टेंस की ही प्रॉपर्टी यहाँ पर एग्जिबिट करेगा। और इसमें से फ्लो होने वाला करंट हम कंसिडर कर रहे हैं कि आई इसमें से फ्लो हो रहा है। अब ये जो वी एल है ये बिल्कुल यही वोल्टेज है जो कि ई एम एफ यहाँ पर लगाया है, इसीलिए वी एल का जो इक्वेशन है वो होगा वी एल इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। यहाँ पर एक और नोट करने जैसी बात है दोस्तों कि ई इज इक्वल्स टू यहाँ पर वी एल रहेगा। ओके, तो यानी हो पूरा का पूरा ई एम एफ यहाँ पर इंडक्टर के अक्रॉस हम इमेजिन कर रहे हैं। तो वी एल इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। अब हमें पता है कि एक साइन वोल्टेज का सप्लाई अगर एक इंडक्टर के अक्रॉस लगाया है तो वो बिल्कुल साइन वेव यहाँ पर अप्लाई होगा और वोल्टेज कुछ इस तरह से अप्लाई होगा, यानी इनिशियली ये इंक्रीज होगा और इसके मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच जाएगा। बट इंडक्टर के केस में क्या होता है दोस्तों कि इंडक्टर ये है एक कॉइल ऑफ द कंडक्टर, और एज पर द लेंज लॉ क्या होता है इस इंडक्टर में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और यही मैग्नेटिक फील्ड फिर चेंज इन करंट को अपोज करता है, और ये चेंज इन करंट को अपोज करने की वजह से ही अपना करंट ये इंक्रीज होना डायरेक्टली शुरू नहीं करता है। तब तक वोल्टेज यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, उसके बाद करंट यहाँ पर जनरेट यानी करंट यहाँ पर इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा और करंट भी यहाँ पर बनना शुरू होगा, और करंट की वैल्यू उसके मैक्सिमम तक पहुँचेगी। उस टाइम तक क्या होता है अपना जो वोल्टेज है ये पोलैरिटी भी यहाँ पर चेंज कर देता है। इसका मतलब है कि हमारा वोल्टेज और करंट ये जो है ये यहाँ पर 90 डिग्री से फेज डिफरेंस में है। दैट इज़ यहाँ पर करंट जो है ये 90 डिग्री लेट शुरू होता है, देन मैक्सिमम वैल्यू और फिर जीरो वैल्यू मिनिमम वैल्यू वोल्टेज के कंपैरिजन में ये लेट शुरू कर देता है, और हमें जो वेवफॉर्म है कुछ इस तरह से दिखती है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का डिले हमने थेरोटिकली तो बोल दिया है, बट इज़ इट मैथमेटिकली पॉसिबल ये हम देखेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों वी एल इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी ये अभी हमने देखा, और वी एल दैट इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज ऑल्सो गिवन बाय एल डी आई बाई डी टी। इसीलिए अगर हम इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कहते हैं और इसको कंपेयर करते हैं तो एल डी आई बाई डी टी विल बी इक्वल्स टू क्या होगा वी एम साइन ओमेगा टी, क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 की दोनों की वैल्यू सेम है। अगर हमें करंट कैलकुलेट करना है इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे डी आई रखेंगे और बाकी सब वैल्यू राइट हैंड साइड पे भेज देंगे। तो वी एम अपॉन एल यहाँ पर हो जाएगा, देन साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, तो
हमें वैल्यू चाहिए आई की है और ये है डी आई की वैल्यू। अब हमें पता है कि अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें आई की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिखेंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई विल बी इक्वल टू वी एम अपॉन एल, ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होता है एक्स, तो उसी कंपैरिजन से इंटीग्रेशन ऑफ डी आई रहेगा आई, और वी एम अपॉन एल यहाँ पर आएगा। साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन है वो रहता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और इसीलिए आई को अगर हम सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं तो ये रहेगा वी एम डिवाइडेड बाय ओमेगा एल, और माइनस कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 या फिर 90 डिग्री, क्योंकि माइनस कॉस थीटा रहता है साइन थीटा माइनस 90 डिग्री या फिर माइनस पाई बाय 2। तो आई की वैल्यू हमें मिलती है वी एम अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। अगर हम स्टैंडर्ड करंट इक्वेशन, अगर वोल्टेज सप्लाई अपना साइन फंक्शन यहाँ पर है तो करंट भी डेफिनेटली साइन फंक्शन एग्जिबिट करेगा, और आई का जो इक्वेशन रहेगा वो स्टैंडर्ड इक्वेशन रहेगा आई साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा, थीटा या फिर हम उसको फाई कहेंगे। ये जो है फाई, ये है फेज एंगल। अब हमने ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बोला है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन करंट का आई इक्वल्स टू एम साइन ओमेगा टी है। इसको अगर हम अगर इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे और इसको इक्वेशन 4 देंगे और इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा आई एम की जो वैल्यू है ये है वी एम अपॉन ओमेगा एल। अब जनरली वी अपॉन आर जो रहता है वो रहता है करंट, तो उसी कंपैरिजन को अगर हम कहेंगे तो यहाँ पर ओमेगा एल को रिप्लेस करेंगे हम एक्स एल के साथ, जिसे कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो आई एम की जो वैल्यू हो जाती है ये हो जाती है वी एम अपॉन एक्सएल, और एक्सएल इसीलिए यहाँ पर है ओमेगा एल, और इसी एक्सएल को हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू द फ्लो टू द चेंजेस इन करंट। तो ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ना कि हम इसे रेजिस्टेंस कह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो फाई है ये आता है माइनस 90 डिग्री का। दोस्तों माइनस साइन यहाँ पर इंडिकेट करती है, हम इसे माइनस 90 डिग्री कहेंगे या फिर माइनस पाई बाय 2 रेडियन कहेंगे। तो ये जो माइनस साइन है ये इंडिकेट करता है यहाँ पर लैग। तो यहाँ पर जो करंट है वो एक्चुअली लैग कर रहा है। ये हमें जो दो इक्वेशन मिले हैं वी का मिला है, यानी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का मिला है वी एम साइन ओमेगा टी, और करंट थ्रू इंडक्टर मिला है आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। यहाँ पर लैग जो है ये निगेटिव साइन इंडिकेट करता है और लीड जो है वो पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है। तो इसकी अगर हमें वेवफॉर्म ड्रॉ करनी रही तो वो कुछ इस तरह से रहेगा, जिसमें यहाँ पर वोल्टेज है जो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द साइन वेव है, और करंट जो है हमारा ये 90 डिग्री का फेज एंगल उसके बाद शुरू हो जाएगा। तो ये हम 90 डिग्री रहता है और उसके बाद हमारा करंट जनरेट होना शुरू हो जाएगा एंड इट विल कंटिन्यू विद द सेम फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब है ये करंट ये 90 डिग्री यहाँ पर लैग कर रहा है। इसी की अगर हमें फेज़र डायग्राम निकालनी रही तो अपना जो फेज़र है ये जो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि रेफरेंस वेक्टर जो है ये है v का, तो यहाँ पर दिस इज नथिंग बट VL, ठीक है। अब फेज़र डायग्राम के रूल से, फेज़र डायग्राम का रूल हमें क्या कहता है, अगर लीड है तो उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से इंडिकेट करो और लैग है तो उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन से इंडिकेट करना है। अब हमें पता है कि हमारा जो करंट है ये कर रहा है लैग, और निगेटिव साइन है तो लैग कर रहा है बाय 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री
कौन सी डायरेक्शन से रहेगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमें इंडिकेट करनी है। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये रहेगी करंट की डायरेक्शन, ये है अपना IL या फिर जिसे हम I ही कहेंगे। ओके, तो ये हो गया फेजर डायग्राम फॉर दिस वोल्टेज वेवफॉर्म। इसका अपोजिट भी हम जनरली कर सकते हैं। अगर हमने अगर करंट को रेफरेंस कंसिडर किया है और करंट IL इज इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा टी, ऐसा अगर हम कंसिडर करते हैं IM साइन ओमेगा टी, तो V जो है, अब हम कह रहे थे प्रीवियसली कि वोल्टेज यहाँ पर करंट यहाँ पर लैग कर रहा है बाय 90 डिग्री। इसका मतलब है वोल्टेज लीड कर रहा है 90 डिग्री से, इसीलिए वोल्टेज का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन हो जाता है Vm साइन ओमेगा टी प्लस π/2 यानी प्लस 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज लीड कर रहा है। ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम है दोस्तों। यहाँ पर अगर सिर्फ रेफरेंस हमने कंसिडर किया है तो सेम रूल से अपना ये है करंट और उसका रिस्पेक्टिव वोल्टेज। यहाँ पर वोल्टेज जो है ये 90 डिग्री यहाँ पर लीड कर रहा है, दैट्स वाई ये प्रीवियसली शुरू हो जाएगा, इसके पहले ही ये शुरू हो जाएगा और यहाँ पर ये कंटिन्यूइंगली यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा और ये जो फेज है ये रहेगा 90 डिग्री लीडिंग का। अब इसी को अगर हमें फेज डायग्राम में प्लॉट करना है तो ये हमारा रेफरेंस रहेगा। यहाँ पर रेफरेंस अभी है हमारा करंट और यहाँ पर वोल्टेज 90 डिग्री लीड कर रहा है, इसका मतलब ये रहेगी वोल्टेज का वेक्टर। तो इस तरह से हम यहाँ पर फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो अभी आया था। इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या फिर टू द चेंजेस इन करंट। ठीक है, तो ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये बिल्कुल रेजिस्टेंस जैसा ही वर्क करता है, इसीलिए इसका यूनिट रहेगा ओहम और ओहम को हम इंडिकेट करते हैं ओमेगा साइन से, कैपिटल ओमेगा साइन से। ओके, एक्सेल का फॉर्मूला अभी हमने बताया था, एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है। ओमेगा यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी रहती है और उसकी वैल्यू रहती है 2πf। तो एक्सेल का फॉर्मूला हो जाता है 2πfl, जहाँ पर f यानी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई, L जो है ये इंडक्टेंस की वैल्यू रहती है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एक्सेल अपना इंडक्टिव रिएक्टेंस है। अब बात करते हैं पावर इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट। हमें पता है पावर यानी करंट और वोल्टेज का मल्टीप्लिकेशन। अपना करंट था IM साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री और वोल्टेज है VM साइन ओमेगा टी। अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो VM IM साइन ओमेगा टी और ये साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी विथ निगेटिव साइन यानी माइनस कॉस ओमेगा टी। अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफाई यानी ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू माइनस VM IM अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला रहता है साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। तो इसी को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है और इसको अगर हमें सिंप्लीफाई करना रहा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं VM 2 को हम √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 अंडर √2 यहाँ पर लिखेंगे। VM है और ये है IM। अभी हमें पता है ये रहता है VRMS और ये रहता है IRMS। ठीक है, तो ये भी इक्वेशन हो जाता है पावर के केस में। अगर हमें पावर की यहाँ पर डायग्राम बनानी रही, वेवफॉर्म बनाना रहा, तो आप देख सकते हैं कि यह अपना करंट, ये वोल्टेज है, ये करंट है और ये यहाँ पर पावर जो है ये अगर इनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा, बट पॉजिटिव और निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो पावर है ये पॉजिटिव भी आता है और निगेटिव भी आता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो रीजन है यहाँ पर पावर पॉजिटिव में है, वेयर एज इस रीजन में पावर जो है ये निगेटिव में है। अब निगेटिव पावर का मतलब है यहाँ पर एनर्जी
पॉजिटिव पावर का मतलब होता है एनर्जी स्टोर करना, और नेगेटिव पावर का मतलब है एनर्जी वहाँ पर रिलीज हो रही है। बट अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव का एवरेज यहाँ पर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि एवरेज पावर यहाँ पर इंडक्टर के केस में ज़ीरो रहता है। इसका मतलब ओवरऑल इंडक्टर ना ही पावर कंज्यूम करता है, ना ही उसको जनरेट करता है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर दी प्योर इंडक्टिव सर्किट। थैंक यू।